हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर सेकंड यूनिट फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट के वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। ओनली 20 या 30 एमसीक्यू और हमारी पूरी की पूरी यूनिट फिनिश। और इन 20 या 30 क्वेश्चन में मैंने वो क्वेश्चन भी लिए हैं जो दूसरे पेपर में आ चुके हैं, यानी कि जिनके इस साल पेपर हो चुके हैं उन पेपर से भी मैंने कुछ क्वेश्चन लिए। और अब देखना कि कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। किसी भी मॉडल पेपर से कोई क्वेश्चन मिलता जुलता नहीं है। अगर दिए हैं एग्जामिनर ने पेपर बनाकर तो पूरे का पूरा थ्योरी वाइज से दिया, थ्योरी से सारे के सारे क्वेश्चन निकाले हैं। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो नीट लेवल के हैं, पर डरो मत, घबराओ मत, पेपर बिल्कुल इजी आने वाला है आपका। और जिन बच्चों के अभी तक एग्जाम नहीं हुए हैं ना, उनके लिए तो गोल्डन चांस है, क्योंकि यार पेपर हो चुके हैं और इस पेपर में से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। चलिए साहब, यूनिट फर्स्ट लेता हूं मैं, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है हमारा? थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट। चलो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, यूनिट फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट। जूल थॉमसन गुणांक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। एमसीक्यू वाइज के लिए नहीं, ये थ्योरी वाइज के लिए भी जूल थॉमसन गुणांक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए साहब, इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। स्थिर एंथैल्पी पर दाब के सापेक्ष ताप में होने वाले परिवर्तन को हम जूल थॉमसन कोफिशिएंट कहते हैं। जिसने अगर थ्योरी पढ़नी है तो भैया थ्योरी जाकर पढ़ लो, ठीक है। मैंने ये लेक्चर डाल रखा। चलिए साहब, जूल थॉमसन गुणांक का व्यंजक है। अब 4 ऑप्शन है। काला अक्षर भैंस बराबर, जिसने थ्योरी नहीं पढ़ी है उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर है भैंस बराबर है। जिसने नहीं पढ़ा लेकिन जिसने पढ़ रखा होगा दिमाग में फांस लिया होगा, तो इसका राइट आंसर ये वाला है। तो कौन सा राइट आंसर है? कौन सा राइट आंसर है मेरे पास? तो भैया स्थिर एंथैल्पी पर दाब के सापेक्ष ताप में होने वाले परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? जूल थॉमसन कोफिशिएंट कहते हैं। समझ में नहीं आया? अरे बड़ा छोटा वाला क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ, जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है? जूल थॉमसन इफेक्ट के बारे में बता दूं मैं आपको। कभी पेपर में उससे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जब गैस का प्रसार उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर होता है तो गैस का ताप गिर जाता है, अर्थात गैस ठंडी हो जाती है। इस घटना को हम जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। पढ़ लेना बढ़िया करके चीज को। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है। हर एक गैस यहाँ तक कि वायु भी जूल थॉमसन प्रभाव से ठंडी हो जाती है, ठीक है, यानी कि उसका ताप गिर जाता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। लेकिन H2 यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम दो ऐसी गैसें हैं जिनका ताप जो होता है ना, वो जूल थॉमसन प्रभाव के अनुसार क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का ताप बढ़ जाता है जूल थॉमसन इफेक्ट के अकॉर्डिंग। समझ गए? वरना हर एक गैस का ताप घटता है। तो पेपर में पूछ सकता है ऐसी कौन सी गैस है जो जूल थॉमसन इफेक्ट का पालन नहीं करती हैं? तो 2 ही गैसें होंगी, हाइड्रोजन और हीलियम। मैं आगे इस क्वेश्चन को भी लूंगा अभी। चलिए सब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U है? अरे भैया, किस प्रक्रिया के लिए डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U है? अरे भैया फंस गए। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ, ठीक है। ये जो पेपर आ चुके हैं उसमें ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। किसी मॉडल से मिलता जुलता नहीं है। डेल्टा H यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन इक्वल टू आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कब बराबर होगा? प्लस P इंटू DW। ये तो होता है अगर मैं डेल्टा H का मान निकालूंगा तो डेल्टा U प्लस P इंटू DV, ठीक है। ये मेरे पास फॉर्मूला होगा। अब P इंटू DV में से तो P0 करो या V0 करो तो वहाँ जाकर हमारा डेल्टा H बराबर डेल्टा U होगा। अब देखो जरा, मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको ऐसी, जिससे इसमें के सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे। आपके मॉडल पेपर में भी इसमें का एक क्वेश्चन है, पर ये वाला नहीं है। अब कैसा, जरा ध्यान देना। देखो N2 प्लस O2, जिधर अगर दोनों ओर अणुओं या परमाणुओं की संख्या बराबर है ना, ठीक है, यानी कि दोनों ओर अणु या परमाणुओं की संख्या बराबर है, तो समझ जाना हमारा राइट आंसर वही है। इधर देखो, एक कार्बन इधर 1 है, इधर मेरे पास O2 1 है, 1 और 1 2 बैठ रहे हैं। इधर CO2 का 1 मॉलिक्यूल बैठ रहा, गलत है। इधर आधा प्लस 1 और इधर CO, इधर कोई मैचिंग ही नहीं हो रही है। इधर देखो आधा प्लस 1 N2O5, कोई मैचिंग नहीं हो रही है। लेकिन इसमें देखो 1 मॉलिक्यूल ये है, 1 मॉलिक्यूल ये है, मिलकर कितने बनाते हैं? 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा? बिल्कुल इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H जो है डेल्टा U के बराबर होता है। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन आएंगी आपकी, घबराना मत। एक रिएक्शन पे ध्यान देना कि अगर दोनों और अणु या परमाणुओं की संख्या हमारे पास क्या होगी? बराबर होगी, तो समझ जाना हमारा राइट आंसर क्या है? वही आंसर है, ठीक है। चलिए साहब आगे देखते हैं। 300 केल्विन पर गैस की प्रतिक्रिया के लिए डेल्टा H माइनस डेल्टा U बराबर माइनस के 4.98 किलोजूल, ये मानते हुए कि R का मान इतना है। R का मान इतना है तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर माइनस के 2 है। निकाल लो, क्योंकि हल करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। काफ़ी बड़ा सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। रुद्रोषण प्रक्रिया के लिए, हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, ये सब पिछले एग्जाम में आ चुके हैं, जिनके एग्जाम हो चुके हैं इस बार। तो रुद्रोषण प्रक्रिया, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? देखो एडियाबैटिक प्रोसेस अचानक होती है। कोई ऐसी कोई प्रोसेस है जिसमें हीट का आदान प्रदान ना हो, हीट का एक्सचेंज ना हो, हीट की अदली बदली ना हो, है भाई? ऐसी कोई प्रोसेस आपकी लाइफ में है जहां हीट का कोई ट्रांसफर होता ही नहीं है? बताओ जरा, कोई प्रोसेस है? टायर का फटना,
इतनी फास्टली क्रिया होती है ना कि पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे हीट का ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है, समझ गए। अचानक जब टायर फट जाता है तो वो कौन सी प्रोसेस है हमारे पास, एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। तो रुद्रोष्म एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो मेरे पास हीट होती है उसका ट्रांसफर नहीं होता है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर कौन सा है, ये वाला Q बराबर 0 इज द राइट आंसर है। इसकी यार मैं PDF फाइल बना देता, लेकिन मैं ये 30 क्वेश्चन करवाऊंगा, इसलिए 30 क्वेश्चन बढ़िया करके आप कवर कर लो, ठीक है। अगर PDF फाइल बनाऊंगा तो समझा नहीं पाऊंगा उसमें, ये हिसाब होता है। चलिए साहब आगे देखते हैं। स्थिर उष्मा संकलन का हेस का नियम, यानी कि हेस लॉ ऑफ हीट सबमिशन लॉ, यानी कि हेस लॉ ऑफ हीट सबमिशन। जरा बताओ बेटे, जरा इसका नियम बताओ। स्थिर यानी कि हेस लॉ ऑफ क्या मेरे पास, कांस्टेंट हीट सबमिशन। जल्दी बताओ बेटे क्या आंसर आएगा इसका, राइट। किस नियम पर आधारित है? तो जो बच्चे ये पेपर में करके आए हैं वो टिक मार के आए हैं E बराबर MC स्क्वायर, क्योंकि यही इन तीनों से डिफरेंट लग रहा है। E बराबर MC स्क्वायर, आइंस्टीन की सापेक्षता का नियम, यानी कि आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण, आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। जबकि यार स्थिर उष्मा संकलन में तो सिर्फ उष्मा की बात हो रही है, यहाँ द्रव्यमान की तो कोई बात ही नहीं हुई है। इसका मतलब है हेस के नियम का इस द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं है। हेस के नियम का सिर्फ ऊर्जा से लेना देना है। और इन तीनों में से एक नियम ऐसा भी है जिसका सिर्फ ऊर्जा से लेना देना है। वो नियम कौन सा है हमारा, उष्मागतिकी का प्रथम नियम, यानी कि हेस का नियम उष्मागतिकी के प्रथम नियम का पालन करता है। और जो उष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। तो आप उष्मागतिकी के प्रथम नियम से हेस के नियम का व्युत्पन्न भी कर सकते हो। ना माने तो आप वीडियो देख लो, मैंने डाल रखी है, इस लेक्चर को मैंने अपलोड कर रखा है, आप देख सकते हो वहां जाके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का मेरे पास राइट आंसर है उष्मागतिकी का प्रथम नियम। चलिए साहब, ये क्वेश्चन दिमाग में जबरदस्ती फंसा दूंगा मैं आपके। ऐसे क्वेश्चन है कि दिमाग में जबरदस्ती फंसा दूंगा इन क्वेश्चन को मैं, और जितने तरीके से मैं बता रहा हूं तो ये सिंपल सी बात है, समझ जाओगे। अगर किसी चीज को आप एक बार पढ़ते हो ना तो पढ़ने पर इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। आर्ट जानते हो, आर्ट क्या होती है, कला क्या होती है, कला, ठीक है। चलो छोड़ो उसको यार। 1 मोल आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा है, भैया याद करना पड़ेगा। देखो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ, ये भी आया हुआ, ये भी आया हुआ, गहन गुण भी आया हुआ है। जितने क्वेश्चन मैंने लिए हैं सब क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। जल्दी बताओ, 1 मोल आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा है भैया 3/2 kT, जहाँ K4 बोल्ट्जमान कांस्टेंट, 3/2 kT, ये 1 मोल आदर्श गैस की ऊर्जा होती है, ठीक है। चलिए आदर्श गैस के लिए देखो, इसमें 0 आंसर नहीं है। आदर्श गैस का अगर कोई क्वेश्चन पूछे और आपको ऑप्शन में 0 मिल जाए तो समझ जाना यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अधिकांश जगह आदर्श गैस के लिए हर एक चीज 0 होती है। चलिए साहब देखते हैं, गहन गुण हैं इंटेंसिव और एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो हमारा जो जिनके पेपर हुआ है, ये जिस पेपर में ये क्वेश्चन आया है तो उनका राइट आंसर था CP, वो लगा है CP, ठीक है। जबकि रियलिटी में तुम्हें बताऊं मैं तो CP जो होता है ना वो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होता है। तो ये एक एक्सटेंसिव प्रोसेस होती है, नॉट इंटेंसिव प्रोसेस, यानी कि गहन गुण नहीं होता है ये CP। गहन गुण होता है खाली हीट कैपेसिटी, उसके प्रकार नहीं होते। हीट कैपेसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, हीट कैपेसिटी, बट हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नहीं होती है, ओनली हीट कैपेसिटी होती है। चलिए साहब देखते हैं, ये भी खत्म कहानी, ये भी खत्म। आंतरिक ऊर्जा क्या होती है मेरे पास, गहन गुण होता है। देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछा। अब यार जिनको पता होगा वो तो इस पर टिक लगा दिया होगा, लेकिन यार किसी मॉडल से मिलता जुलता नहीं है, पता नहीं पेपर में कहाँ से दिए। अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनर जिसने पेपर बनाया होगा ना उसको भी जाकर दिखाओगे ना आप, भाई साहब उससे भी नहीं होगा क्वेश्चन ये, क्योंकि वो भी उठाया क्वेश्चन देख देता है कि ऐसा ऐसा होगा इसमें। रियलिटी बता रहा हूँ मैं इस चीज़ को, कि कितने भी बड़े प्रोफेसर के पास ले जाओ आसानी से पेपर सोल्व नहीं कर पाएगा वो इस चीज़ को। उष्मागतिकी अभिक्रिया के लिए डेल्टा H का मान है, उष्मागति उष्माक्षेपी है यार, सॉरी उष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल्टा H का मान कितना होगा। देखो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो डेल्टा H का मान नेगेटिव होगा, उष्माशोषी अभिक्रिया है तो डेल्टा H का मान पॉजिटिव होगा, ठीक है। ध्यान देना बेटा इस चीज पे, बहुत जरूरी है वाला पॉइंट। उष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो डेल्टा H का मान नेगेटिव, उष्माशोषी अभिक्रिया तो डेल्टा H का मान पॉजिटिव। अब चेक कर लें अभिक्रिया कौन सी है। उष्माक्षेपी है तो डेल्टा H का मान कैसा हो जाएगा मेरे पास, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए साहब अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ो यार। अब बताओ इन क्वेश्चनों में क्या है, कुछ है 8 क्वेश्चन हो गए हमारे, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है वाले भैया। थर्मोडाइनेमिक्स है ये, थ्योरी पढ़ लो बढ़िया करके, हर एक MCQ क्वेश्चन कर दोगे। अगर ना हो तो मुझे बताना कि सर मैंने थ्योरी पढ़ी और फिर भी मुझसे MCQ ना हुए। तो थ्योरी पढ़ लो और थ्योरी पढ़ने के बाद हाथ मत आ जाइयो, वरना फर्क नहीं बना देंगे 500 में, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद देखते हैं। तो होगा यहाँ तक 8 क्वेश्चन। चलिए साहब अब नमा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब नमा क्वेश्चन बिल्कुल ईजी, देखो जरा ध्यान से।
आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक है, जल्दी बताओ बेटे, जूल थॉमसन गुणांक आदर्श गैस के लिए कितना होता है। तो मैंने जब भी बताया तुम्हें, अगर कहीं पर आपको आइडियल गैस दिखाई दे तो समझ जाना जीरो ही होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है हमारे पास? जीरो, ए नंबर हो गया हमारा, ठीक है। आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक कितना होता है मेरे पास? जीरो होता है। ना समझ में आया? अरे आया समझ में, क्यों ना आएगा, मैं हूं तो साथ में। हाइड्रोजन गैस का उत्क्रम यानी कि इनवर्स टेम्परेचर कितना होगा इसका? जल्दी बताओ। हाइड्रोजन गैस का उत्क्रमण टेम्परेचर है, देखो दो गैसें हैं, एक हाइड्रोजन गैस है, एक हीलियम गैस है। ये दोनों की दोनों गैसें हैं जूल थॉमसन प्रभाव के नियम का पालन नहीं करते, यानी कि जूल थॉमसन प्रभाव के नियम का पालन ये दोनों की दोनों गैसें नहीं करती हैं। इनका उत्क्रमण टेम्परेचर जो होता है, हाइड्रोजन गैस का उत्क्रमण टेम्परेचर होता है -80 डिग्री सेल्सियस, और हीलियम गैस का उत्क्रमण टेम्परेचर होता है माइनस ABC आएगा यहाँ बेटा, यहाँ पे C आएगा, ठीक है, ABC, और यहाँ आएगा मेरे पास D, ठीक है। तो हीलियम गैस का उत्क्रमण ताप है, कितना ताप है? C नंबर माइनस के 240 डिग्री सेल्सियस। दोनों को याद कर लो बढ़िया करके, दोनों में से एक आधा क्वेश्चन फंस सकता है कि हाइड्रोजन गैस का उत्क्रमण ताप कितना होगा और हीलियम गैस का उत्क्रमण ताप कितना होगा। इसलिए तो बोल रहा हूँ इन क्वेश्चन को ऐसे तैयार कर लो कि अगर इन क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर दो। 4 से 5 क्वेश्चन नॉर्मल फंसने वाले हैं, 5 से 6 क्वेश्चन फंस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपका काम हो गया, ठीक है। अगर 1-2 क्वेश्चन बाहर का आ भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इस चीज का। चलो साहब देखो, हीलियम गैस का उत्क्रमण टेम्परेचर -240 डिग्री सेल्सियस है। अब Cp का मान Cv से अधिक होता है। आपने क्वेश्चन पढ़ी है, Cp का मान हमेशा Cv से बड़ा होता है। रीजन ये होता है कि जो Cb होता है, Cb अगर आप स्थिर आयतन पर किसी गैस को हीट देते हो तो इंटरनल ऊर्जा में खर्च होती है और कोई कार्य नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आप स्थिर दाब पर हीट देते हो किसी सिस्टम को तो वो 2 भागों में डिवाइड होती है, एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है और थोड़ा बहुत उससे वर्क भी होता है, ठीक है। यानी कि Cp = Cv प्लस एक्सटर्नल वर्क भी जोड़ा जाना चाहिए, ध्यान देना Cv में। तो कितना बड़ा होता है? Cp क्या है? Cp का मान Cv से अधिक होता है, किसके द्वारा? T के द्वारा, P के द्वारा, S के द्वारा और R के द्वारा। तो R के द्वारा होता है Cp माइनस Cv = R होता है। तो जब Cv को उधर लेके आओगे तो Cp बराबर R प्लस Cv आ जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए सब आगे देखते हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है इस समय? डी नंबर। ओके। आदर्श गैस के रुद्रोष्म प्रकार में dQ का मान होता है, आदर्श गैस के रुद्रोष्म प्रक्रम में dQ का मान होता है। मैंने बता दिया आपको कि अगर कोई भी एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हीट का ट्रांसफर नहीं होता। क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, कितना होता है बेटे? 0 होता है। हीट का कोई ट्रांसफर होता ही नहीं है, इस पे लाइन पे ध्यान देना। चलिए साहब आगे क्वेश्चन लेता हूँ। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, ओहो, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा काय पे डिपेंड करेगी? चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। आपने एक बर्तन उठाया, उस बर्तन में आपने पानी रखा, अब उस बर्तन को आपने एक स्टोव पे रखा और धीरे से आग जलाई, पानी धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएगा? गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उसकी इंटरनल एनर्जी में वृद्धि होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब काय पे डिपेंड कर रहा है भैया? इंटरनल एनर्जी काय पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उसकी इंटरनल एनर्जी उतनी बढ़ेगी, जितना टेम्परेचर कम कर दोगे इंटरनल एनर्जी फिर से डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये इंटरनल एनर्जी होती क्या है? डेल्टा यू होती क्या? वही जैसे स्टेट फंक्शन होती है। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होती है। किसकी स्टेट फंक्शन होती है वो मैं बताऊंगा नहीं, तो मैं वो थ्योरी में पढ़ना पड़ेगा आपको, वरना दिमाग आपका घूम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है आयतन पर, ताप पर, दाब पर, इनमें से कोई नहीं। तो ताप पर डिपेंड करती है, आपके दिमाग में विचार आ गया होगा, ठीक है। विस्तारण गुण है, मतलब एक्सटेंसिव प्रोसेस है, बड़ी प्रोसेस है, मतलब एक्सटेंसिव प्रोसेस है। कौन सी? एंथैल्पी है, डेल्टा जी है, ए और बी दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं है। आपको देखो ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं तो आपका जो है ना, ये ध्यान देना, आपका दिमाग इस पर जाएगा, आपका दिमाग इस पे जाएगा, ठीक है। तो आप अधिकांश बच्चे यही आंसर टिक मार्क आएंगे, जबकि नहीं होता। कौन सा होता है? एंथैल्पी होता है। एंथैल्पी क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रोसेस होती है। चलिए साहब गहन गुण है, फिर से गहन गुण आ गया। तो गहन गुण तापमान, एंथैल्पी तो हमारा कौन सा? विस्तारण गुण है, तो छोड़ देंगे इसको। आयतन भी नहीं है, घनत्व भी नहीं है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा बेटे? तापमान इज ए राइट आंसर है। ये गहन गुण होता है, इंटेंसिव प्रोसेस होती है ये हमारी, ठीक है। चलिए साहब निम्नलिखित में से कौन अवस्था फलन है? तो अवस्था फलन मैंने तो बता दिया, स्टेट फंक्शन कौन सी होती है मेरे पास? आंतरिक ऊर्जा होती है। तो निम्नलिखित में से कौन अवस्था फलन है? तो आंतरिक ऊर्जा। इसलिए आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, इन दोनों को क्लियर कर लो और इन दोनों के बीच एक रिलेशन प्रूफ कर लो, क्योंकि इन दोनों में रिलेशन भी होता है। और उस रिलेशन की इक्वेशन क्या है वो मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे, सर इस रिलेशन की राइट इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, ठीक है। दोनों में रिलेशन होता है बहुत तगड़ा वाला। चलिए साहब यहाँ तक का स्क्रीन सेंड लें, क्वेश्चन 17 हो गए हमारे, इसके बाद देखते हैं फिर।
चलिए साहब, होगा यहाँ का 17 क्वेश्चन। अब 17वां क्वेश्चन के बाद हमारा क्वेश्चन आता है 18वां। देख लो भैया 18वां क्वेश्चन भी और क्या है, एंथैल्पी बराबर है। एंथैल्पी किसके बराबर है? एंथैल्पी की परिभाषा आप लोगों को याद है? हाँ याद है। क्या होती है एंथैल्पी की परिभाषा? सुनाओ जल्दी फटाफट तेजी से। अरे ना याद है तो ज़बरदस्ती याद कर लो। अब देखो एंथैल्पी बराबर है आंतरिक ऊर्जा के, तो बराबर होती नहीं है, ठीक है। P व T के गुणनफल के बराबर है? नहीं है, ठीक है। तो E प्लस PV के बराबर है, ठीक है। E प्लस PV के बराबर होती है। ध्यान देना, ये जो एंथैल्पी होती है इसका जो फॉर्मूला आता है एंथैल्पी का, वो आता है, क्या आता है तुम्हारे पास, H इक्वल टू E प्लस PV। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी को शो करा गया है E से, कहीं कहीं यहाँ E से शो कर देते हैं इंटरनल एनर्जी को, कहीं कहीं U से शो कर देते हैं। ये भी इंटरनल एनर्जी है और ये भी मेरे पास क्या है, इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। तो H बराबर होता है E प्लस PV, ठीक है। तो किए गए कार्य के, तो हमारा राइट आंसर कौन सा, C नंबर है। इसको याद कर लो ठीक से, H बराबर होता है E प्लस PV। जब तंत्र पर 4 किलो जूल का कार्य किया जाता है, बहुत बढ़िया। एक कोई सिस्टम है, सिस्टम, तो कोई सिस्टम है जिस पे आपने 4 जूल का कार्य करा, यानी कि 4 जूल उसको ऊर्जा दी, फिर 1 जूल उष्मा जो है वो बाहर निकल गई, ठीक है। तब तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में कितना चेंज हुआ, 4 - 1 कितना क्या बेटे, प्लस के 3 जूल, यानी कि इसका डी नंबर हमारा कौन सा है, राइट है, ठीक है। डी नंबर हमारा क्या है, राइट आंसर है इसका। चलिए साहब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अभिक्रिया 2C प्लस O2 चेंज टू 2CO, तो डेल्टा H का मान दे रखा माइनस के 200 किलो जूल के लिए सत्य है। सत्य क्या देखते हैं, अभिक्रिया उष्माशोषी है, अभिक्रिया उष्माक्षेपी है, आरंभ यानी कि अभिक्रिया आरंभ की आवश्यकता नहीं है, और ये सभी। क्या बात है यार, एक राइट आंसर है। चुनो जरा कौन सा राइट आंसर है मेरे दोस्त। चल गया होगा पता, दिमाग आपने लगा लिया होगा, ठीक है, लेकिन दिमाग बड़ी गलत जगह लगाया होगा। सही कह रहा हूँ बिल्कुल, ना मानने आप देख लो, बड़ी गलत जगह दिमाग लगाया होगा। पता क्या दिमाग मारा आपके। तो सबसे पहले ना हम इससे नहीं पहचानेंगे, हम पहचानेंगे डेल्टा H इक्वल टू -200 से। तो यहाँ डेल्टा H का मान मैंने क्या लिया, नेगेटिव लिया। एज यू आप जानते हैं कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल्टा H का मान कैसे होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब है हमारी जो अभिक्रिया है वो उष्माक्षेपी है, ठीक है। चलिए साहब आगे देखते हैं। स्थिर ताप पर, तो अब मैंने क्वेश्चन रख दिया अभिक्रिया की उष्मा होती है। अरे स्थिर ताप पर अभिक्रिया की उष्मा होती है, एनर्जी छोड़ दो, हीट की बात कर रहे हैं हम। तो HR - HP, तो भैया प्रोडक्ट में से आपको रिएक्टेंट घटाना पड़ता है, तो मेरे पास कौन सा नंबर है, C नंबर राइट है, ठीक है। हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट, नोट E फॉर इंटरनल एनर्जी होती है। ये E फॉर क्या है मेरे पास, इंटरनल एनर्जी से शो किया गया है। यहाँ पे आपकी बुक में इंटरनल एनर्जी को शो किया गया है E से, बहुत सारी बुकों में इंटरनल एनर्जी को U से शो किया जाता है। पर घबराना नहीं, अगर एक ही जगह वो U दे तो दोनों चीज़ें सेम होती हैं। इंटरनल एनर्जी को हम U से भी शो करते हैं और E से भी शो करते हैं। तो हीट की बात चल रही है, तो HP - HR यानी कि प्रोडक्ट की हीट में से आप रिएक्टेंट की हीट घटा दो, तो हमारा राइट आंसर मिल जाएगा आपको। अभिक्रिया H2 + C2HCl, अभिक्रिया H2 + Cl2 चेंज टू 2HCl प्लस 44 किलो कैलोरी में समवन ऊर्जा, समवन उष्मा। तो समवन उष्मा निकालने के लिए जो टोटल एनर्जी आती है उसमें सब 2 से डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दो तो हमारा राइट, यानी कि जो ये मॉलिक्यूल हम देख रहे हैं ना, इन अणुओं की संख्या से आप डिवाइड कर दो तो हमारा राइट आंसर क्या मिल जाएगा, 22 किलो कैलोरी मिल जाएगा। आप कोई से भी सवाल दे तो जितने अणुओं की संख्या आई है उससे डिवाइड कर देना, आपको मिल जाएगी समवन उष्मा, ठीक है। चलिए, तो स्थिर दाब पर अभिक्रिया की उष्मा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। स्थिर दाब पर अभिक्रिया उष्मा, ध्यान देना बेटे। तो अभिक्रिया उष्मा मेरे पास कौन सा, डेल्टा H हो गया, ठीक है। डेल्टा H के बराबर होती है। स्वाता परिक्रम में ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती है, मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है, एंट्रोपी घटती है, या डेल्टा U में कमी होती है। तो भैया आंतरिक ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है। ध्यान देना, अगर मेरे पास स्वाता परिक्रम है तो स्वाता परिक्रम में इंटरनल एनर्जी अपने आप क्या होती है, घटती रहती है। चलिए साहब, एंथैल्पी कौन सा गुण है, ये मैंने सघन ऑप्शन है, इरेज हो गया भैया, सघन करो इसको। तो एंथैल्पी है गहन गुण है, विस्तारण गुण है, सघन गुण है, या इनमें से कोई नहीं, तो एक ही है हमारे पास, विस्तारण गुण है, ठीक है। तो बेटे इन क्वेश्चन की बढ़िया करके तैयारी करो, और आपके मॉडल में लगभग 150 या 200 क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चन को भी पढ़ लो। और उन्हीं में से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं, कुछ पेपर से लिए हैं, कुछ आपके मॉडल से लिए हैं, कुछ बुक से लिए हैं, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इन क्वेश्चन को ऐसे तैयार कर लो, ठीक है, बढ़िया करके, कि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन फंस जाए तो आपको करके आना हो पक्का, और पक्का फंसेंगे इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन की तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, इनमें से पक्का फंसेगा। अब भैया चैप्टर वाइज चैप्टर आएंगे तो 10 क्वेश्चन आएंगे पर चैप्टर के, 10-11 क्वेश्चन हमारे पास पर चैप्टर के आएंगे, ठीक है। समझो चीज़ को, अगर 80 या 75 क्वेश्चन पेपर में आए तो 10 या 8 क्वेश्चन इस यूनिट के आपको मिलेंगे, और सबके सब क्वेश्चन इसी से फंसेंगे आपके, यानी कि ठीक है। जितना मैंने पढ़ा दिया, जो भी क्वेश्चन आगा, जितना मैंने पढ़ा दिया, इन्हीं क्वेश्चन से सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं,
ठीक है, इस चैप्टर के। चल तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक्स।